हिंदी। अध्याय 441 बिजली आग डबल सरनी। दुनिया में सबसे दुखद बात तो ये थी कि आपके प्रतिद्वंद्वी के बोलने से पहले ही आप शानदार तरीके से मैदान से बाहर निकल चुके थे। युवा रन मास्टर नी वेंगुआंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह अन्य लोगों की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। दूसरे युवा रून मास्टरों ने खुशी से नी वेंगुआंग की ओर देखा। उन्हें लगा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर नहीं तो वे ही शर्मिंदा होंगे। वास्तव में युवा पीढ़ी और नी वेंगुआन के गुरु मास्टर डोंग गुओ, जिन्होंने उनके वापस जाने के बाद उसे दंडित करने की योजना बनाई थी, के अलावा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। इस समय मास्टर डोंग गुओ असहज माहौल को हल्का करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मास्टर गोरलिन का शिष्य वास्तव में असाधारण है। यह एक सरल समाधान है। तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस विचार के साथ आ पाएगा। गोरलिन विनम्र बना रहा, लेकिन वह खुशी से झूम रहा था। ये वुड मेल्टिंग फायर एरे। मास्टर गोरलिन, आपके शिष्य का रून ज्ञान गहरा होना चाहिए। लाखों मौजूद एरे के बीच 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे के लिए पूरक एरे ढूंढना आसान नहीं है। मास्टर काल ने अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की। जब बिजली पेड़ों पर गिरती है तो पेड़ आग की लिपटों में जल उठते हैं। आपके शिष्य ने इसे व्यूहों में लागू किया है। वह व्यूहों की बनावट से बंधा नहीं है। यह एक दुर्लभ और मूल्यवान गुण है, चाशू ने प्रशंसा की। ये सही है। मेरे शिष्य ने केवल सरणियों की उपस्थिति को देखा और सोचा कि वे विलय नहीं कर सकते। वास्तव में ये वुड मेल्टिंग फायर एरे अपने आसपास की लकड़ी की शक्ति का उपयोग करके अग्नि बल को उत्तेजित करता है, जो सरणी को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए ये 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम कुछ सहायक रून जोड़ते हैं तो हमें उनके एक दूसरे के साथ संघर्ष के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, मास्टर डोंग गुओ ने कहा। फफ नी वेनेगुआन को एक बार फिर अपने दिल में छुरा घोंपा हुआ महसूस हुआ। उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि समस्या क्या थी। उसने वाकई खुद को शर्मिंदा कर लिया था। उसने अफसोस भरी नजर से देखा। साथ ही वह आश्चर्यचकित था। वांग टेन को यह अद्भुत योजना कैसे सूझी? उसकी प्रतिभा कितनी ऊंची थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ध्यान रहे, यहाँ तक कि गुरुओं ने भी इस बारे में नहीं सोचा होगा। किसी को उसकी चिंता नहीं थी। चाशू ने आगे कहा, इन दो सरणियों को जोड़ने के बाद ये वुड मेल्टिंग फायर एरे का संचालन प्रभावित नहीं होगा, भले ही 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे विफल हो जाए। लेकिन अगर वे दोनों काम करते हैं तो ये शानदार होगा। बोलते बोलते वह और भी उत्साहित हो गया। उसके चेहरे की विशेषताएं खुशी से नाच रही थीं। दोनों ही एरे एक ही समय पर सक्रिय होंगे। बिजली और आग की संयुक्त ताकतें सिर्फ प्रभाव को दोगुना नहीं करेगी। उस समय हमें अब अंधेरे प्रेत को नष्ट करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आश्चर्यचकित था। काल और अन्य रून मास्टर्स को भी यह योजना उल्लेखनीय लगी। अन्य रून मास्टर्स जो कभी बोलते नहीं थे, वे इस समाधान की सरलता से अत्यधिक रुचि लेने लगे और आकर्षित हुए। उन्होंने लगातार इसकी प्रशंसा की और चर्चा में शामिल हुए। मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर गोरलिन के बगल में वांग टेन को देखा। इस युवक ने एक रचनात्मक सुझाव दिया था। ली रोंगक्सू की चमकती हुई आंखें उस पर पड़ी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। दूसरी ओर डैन ताइक्सुआन उतनी खुश नहीं थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सबसे पहले उसने अपना गौरव बढ़ाने के लिए वांग टेन को यहाँ घसीटा था। उसने किसी का गौरव बढ़ाया था, लेकिन यह मास्टर गोरलिन का था। कितना क्रोधजनक। मुख्य भूमिका के रूप में वांग टेन असहाय महसूस कर रहा था। जब इन रून मास्टर्स ने चर्चा शुरू की तो उन्होंने उसे किनारे कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, ये कुछ बूढ़े बच्चे थे जो केवल रूनों से प्यार करते थे। सौभाग्य से वांग टेन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने प्रतिष्ठा पाने के लिए ये योजना नहीं बनाई थी। वह तो बस और अधिक अंधेरे भूतों को मारना चाहता था। बेशक अगर संभव होता तो उन्हें अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं थी। येन टोनफेंग ने जब देखा कि रून मास्टर्स अपनी चर्चा में बह गए हैं, तो वह असहाय होकर खांसने लगा। उसने पूछा, क्या ये विचार संभव है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रून मास्टर्स ने तुरंत बोलना बंद कर दिया और सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, ये 100% संभव है। NOWELLBEIN.CO। कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है कि हम तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। येन टोनफेंग और लॉर्ड यांग बहुत खुश हुए।
उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। ठीक है, हम यह मामला तुम्हें सौंप देंगे। हम इसमें संकोच नहीं करेंगे, रनमास्टर्स ने एक साथ उत्तर दिया। इसके अलावा मैं सुझाव देता हूं कि मास्टर गोर्लिन को रून व्यूह के निर्माण का मुख्य कमांडर बनाया जाए, मास्टर चाशू ने प्रस्ताव रखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर सेना बना सकते हैं। इसके लिए किसी मुख्य सेनापति की जरूरत नहीं है। गोर्लिन ने जल्दी से हाथ हिलाया। रूनों की दुनिया में प्रथम होना हमेशा कठिन रहा है। गोर्लिन कीचड़ भरे पानी में कदम नहीं रखना चाहता था। नहीं, चीफ कमांडर के बिना हम शायद फिर से झगड़ना शुरू कर देंगे। ये समय की बर्बादी होगी। मास्टर काल ने अपना सिर हिलाया। वह उसके व्यक्तित्व को समझ गया। गोर्लिन ने एक मजबूरी भरी मुस्कान दी। यह अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि आप कैसे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही वह मुख्य सेनापति होता, फिर भी वे बहस करते। यह एक परेशानी भरा मामला था। गोर्लिन मध्यस्थ नहीं बनना चाहता था। वह अभी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन अन्य रूनमास्टरों ने बोलना शुरू कर दिया। मास्टर गोर्लिन, कृपया इसे अस्वीकार न करें। हम बहुत ज्यादा हैं। हमें कमान संभालने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है। मुझे आपके नेता बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये सही है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तब तो हमें मास्टर गोर्लिन को परेशान करना होगा, लॉर्ड यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। गोर्लिन ने आह भरी। चूंकि लॉर्ड यांग ने उससे व्यक्तिगत रूप से पूछा था, इसलिए वह इसे अब और अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। फिर उसने खुद से मजाक करते हुए कहा, मुझे डर है कि इन 2 पंक्तियों को बनाने के बाद मैं अपना जीवन काल छोटा कर लूंगा। हा, सभी लोग जोर से हंस पड़े। मैं इस युद्ध के समाप्त होने के बाद महामहिम से आपके पुण्य कर्मों को रिकॉर्ड करने के लिए कहूंगा। मैं महामहिम से मास्टर गोर्लिन के लिए कुछ दीर्घायु आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी मांगूंगा, ताकि वे दान बना सकें। लॉर्ड यांग ने भी हंसते हुए कहा, मैं ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों के लायक नहीं हूं। गोर्लिन ने अपना सिर हिलाया। सभी लोग कुछ देर तक हंसते रहे और बातें करते रहे। माहौल थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद रून व्यूह रचना के लिए गहन तैयारी का काम शुरू हुआ। 2 सरणियां बनाने के लिए अधिक काम की आवश्यकता थी, लेकिन समय बहुत कम था। सभी रनमास्टर्स ने केंद्रीय कमांड भवन छोड़ दिया और बिजली की छड़ों के लिए स्थान चुनने हेतु स्थल का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। सतह पर तो स्टार मेपल सिटी सामान्य लग रही थी, लेकिन ये पहले ही आपातकालीन चेतावनी की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। अब कोई भी संदिग्ध व्यक्ति शहर में प्रवेश नहीं कर सकता था। रनमास्टर्स ने भी कोई हंगामा नहीं किया। किसी भी अवांछित ध्यान को रोकने के लिए सब कुछ गुप्त रूप से किया गया था। रनमास्टर्स ने आखिरकार 12 बिजली की छड़ों के लिए जगह तय कर ली। फिर लोहारों ने छड़ों को बनाने का काम शुरू कर दिया। केवल रनमास्टर ही नहीं आए थे, लोहार और कीमियागर भी आए थे। वे सभी गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वांग टेंग गोर्लिन का पीछा करते हुए स्टार मेपल सिटी के एक विशाल भूमिगत लोहार कक्ष में पहुंच गया। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, उनके शरीर पर गर्म हवा के झोंके पड़ने लगे। तेज आवाजों ने उनके कान के पर्दों को हिलाकर रख दिया। 442 बिजली की छड़ें बनाना। बिजली की छड़ें बनाना हजारों थंडर एनिहिलेशन एरे बनाने की दिशा में पहला कदम था। यह एक महत्वपूर्ण कदम भी था। बिजली की छड़ें बनाते समय लोहार और रनमास्टर दोनों का मौजूद होना जरूरी है। जब बिजली की छड़ें लगभग पूरी हो जाती हैं, तो रनमास्टर छड़ पर रन बनाते हैं। मास्टर गोर्लिन और अन्य रूनमास्टर इसके लिए भूमिगत लोहारी कक्ष में आए। वांग टेंग भी उनके पीछे लिफ्ट से बाहर आया और दस्तक की आवाजों और गर्म हवाओं की ओर चला गया। अन्य युवा पीढ़ी नहीं आई। वांग टेंग ने बिजली आग की दोहरी व्यूह रचना बनाई थी और रून में अपनी महारत के लिए पहचान बनाई थी। इसीलिए उसे आने और निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, तापमान बढ़ता गया। कुछ देर बाद वांग टेंग की आंखों के सामने एक मनमोहक दृश्य उभर आया। जमीन पर लावा बहने लगा और हवा में आग उठने लगी। 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे और 1 मीटर व्यास वाले कई खंभे काली जंजीरों से हवा में लटके हुए थे। वे जलने से लाल हो गए थे। तपते हुए गोल खंभों पर मांसल आकृतियां खड़ी थीं और अपने हाथों में विशाल हथौड़ों से खंभों को लगातार पीट रही थीं। हर जगह चिंगारियां उड़ रही थीं। वे लोग बहुत पसीना बहा रहे थे। वे आग की लपटों में नहा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें गर्मी से कोई डर नहीं है। नीचे अचानक एक गहरी और मजबूत आवाज कमरे में गूंजी।
एक खंभे पर खड़ा एक व्यक्ति नीचे कूद गया। जंजीरों की खनक के साथ गोल खंभा सीधे नीचे लावा में जा गिरा। स्लैश। आग सीधे छत तक पहुंच गई। प्रभावशाली, वे मास्टर स्तर के लोहार होंगे। वांग टेंग आश्चर्य में खो गया। जब वह भावुक होकर हौंफ रहा था तो उसकी नजर लोहारों के चारों ओर मौजूद विशेष बुलबुले पर पड़ी। उसने उन्हें उठा लिया। सभी विशेषता बुलबुले उसकी बाहों में उड़ गए। स्मिथली तारांकन 6-8 एड्स बाय पब फ्यूचर। स्मिथली तारांकन 102 आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 60। स्मिथली तारांकन 120 आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 82। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। NOWELLBEIN.CO स्मिथली _1 _1 फिर संभवतः उनके लोहार स्तर ने दुर्घटनावश एक सफलता प्राप्त कर ली। लोहार 322/3000 मास्टर लोहार। वांग टेंग को अब अपने आप पर अविश्वसनीय गर्व महसूस हुआ। वह उन लोहारों की ओर देखे बिना नहीं रह सका जो गोल खंभों पर अपनी मांसल भुजाओं को उग्रता से चला रहे थे। सौभाग्य से वह ऐसा नहीं दिख रहा था, अन्यथा वह पागल हो जाएगा। लोहारी के अलावा वहां कई आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा विशेषताएं भी थीं। सभी मास्टर स्तर के पात्रों ने अपनी आत्मा में परिवर्तन का अनुभव किया। वे सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में थे। हालांकि वांग टेंग को पता था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचने वाले हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। ये प्रतिभा पर निर्भर करता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि वह एक प्रतिभाशाली बच्चा था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था। आत्मा 720/1000 सम्राट क्षेत्र। वांग टेंग ने अपनी आत्मा विशेषता को देखा। वह सम्राट क्षेत्र के शिखर के करीब और करीब पहुंच रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बहुत उत्सुकता से सोच रहा था कि अगला क्षेत्र क्या होगा। वह आकृति जो गोल खंभे से नीचे कूद गई थी, पास आए और बोली, तुम यहाँ हो। मास्टर ओपुल, गोरलिन और रून मास्टर्स ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बिजली की छड़ पूरी हो गई है। आप इस पर जल्द ही रन बना सकते हैं। मास्टर ओपुल एक बौना था। उसके बाल और दाढ़ी कई चोटियों में बंधी हुई थी। बोलते समय उसने लावा में गोल खंभे की ओर इशारा किया। गोरलिन ने सिर हिलाया और पूछा, कौन जाने को तैयार है? मैं ये करूंगा, मास्टर काल ने तुरंत उत्तर दिया। जल्द ही गोल खंभा उठा, जिसके साथ लावा और लपटों का एक बड़ा छींटा आया। शरीर पूरी तरह से लाल था और यह जल रहा था। काल गर्मी से अप्रभावित उदासीन रूप से हवा में उठ गया। उसने एक विशेष रून कलम निकाली और खंभे पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। रून पेन के चारों ओर बैंगनी चमक चमक रही थी। हर बार जब वह इसे हिलाता तो खंभे पर एक रून उकेरा जाता। मास्टर काल बहुत सावधान थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी कलम को स्ट्रोक दर स्ट्रोक आगे बढ़ाया। एक एक करके अन्य स्तंभों का निर्माण पूरा हो गया। नक्काशी का काम भी शुरू हो गया। रनमास्टर्स ने नक्काशी शुरू करते समय खुद को व्यस्त रखा। जब वे कड़ी मेहनत कर रहे थे तो उनके शरीर से बुलबुले गिरने लगे। वांग टेंग ने खुशी खुशी सब कुछ उठा लिया। रून ज्ञान तारांकन 36 आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 1-2 आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 8 रून ज्ञान तारांकन 2-5 रून ज्ञान तारांकन 30। वांग टेंग का रून मास्टर स्तर और उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी। गोरलिन और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि वांग टेंग मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था और उसके कौशल मौजूद कुछ रन मास्टर से बेहतर थे। इसलिए उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से रन बनाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार एक बिजली की छड़ बनाने में बहुत समय लगता है। कोई गलती नहीं होने दी गई। संक्षेप में वे अब भी यही सोचते थे कि वांग टेंग बहुत छोटा है। वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा। वह आजाद होने से खुश था। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और वह अभी भी गुण चुन सकता था। ये कितना बढ़िया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक ही दिन में 12 बिजली की छड़ें तय समय पर पूरी हो गईं। कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि चूंकि मास्टर वहां मौजूद थे, इसलिए किसी भी दुर्घटना की संभावना कम थी। बहुत जल्द ही खाने का समय हो गया। वांग टेंग और अन्य रून मास्टर भूमिगत लोहारी कक्ष से बाहर चले गए। येन टोनफेंग और लॉर्ड यांग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कैसा है? सौभाग्य से हमने आपको निराश नहीं किया, गोरलिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। येन टोनफेंग ने राहत की सांस ली। ये बहुत बढ़िया है।
पहला कदम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह एक अच्छी शुरुआत है। आप थक गए होंगे, जल्दी से अपना खाना खा लो, लॉर्ड यांग ने सभी को याद दिलाया। अगले दिन सभी रून मास्टर्स ने स्टार मेपल सिटी में 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे के शेष भाग को तराशना शुरू कर दिया। गोर्लिन ने शहर को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक रन मास्टर को एक क्षेत्र सौंपा। फिर उसने वान टेन से कहा, मैं तुम्हें ये वुड मेल्टिंग फायर एरे को संभालने दूंगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वान टेन इस समय तक एक शांत अवस्था में था, इसलिए जब उसने अचानक अपने गुरु को संपूर्ण ये वुड मेल्टिंग फायर एरे बनाने का मिशन सौंपते हुए सुना तो वह अचंभित रह गया। इस बार रन मास्टर्स के शिष्य भी साथ आए थे। वे भी आश्चर्यचकित थे। वह ये वुड मेल्टिंग फायर एरे को वान टेन को सौंप रहा था। मास्टर गोर्लिन अपने शिष्य के प्रति कितना पक्षपाती था। मास्टर गोर्लिन, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? मास्टर काल और अन्य रून मास्टर्स हिचकिचा रहे थे। ये ठीक है। अतीत में वान टेन ने मुझे 8 ड्रैगन एब्लेज ड्रैगन एरे को पूरा करने में मदद की थी। ये वुड मेल्टिंग फायर एरे लगभग उसी कठिनाई स्तर पर है। मुझे विश्वास है कि वह इसे कर सकता है, गोर्लिन ने उत्तर दिया। उसने आपको 8 ड्रैगन एब्लेज ड्रैगन एरे को पूरा करने में मदद की। हर कोई आश्चर्य में वान टेन को देख रहा था। वे सभी गुरु स्तर के थे, लेकिन गोर्लिन का शिष्य इतना असाधारण रूप से उत्कृष्ट क्यों था? रून मास्टर्स की युवा पीढ़ी दंग रह गई। वान टेन की रून महारत पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी। गोर्लिन ने कहा, साथ ही शिष्यों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। वान टेन के पास अकेले इस व्यू को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। मास्टर चाशू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि वे गड़बड़ कर देंगे और इस सरल डबल एरे योजना को बर्बाद कर देंगे। गोर्लिन ने आग्रह किया, हमें युवा लोगों को कुछ अवसर देने चाहिए। ठीक है, उन्हें कोशिश करने दो। हम वैसे भी उनकी गंदगी साफ कर सकते हैं। मास्टर काल ने अपने दांत पीस लिए। रून मास्टर्स के शिष्य उत्साहित थे। अगर वे ये वुड मेल्टिंग फायर एरे को पूरा करने में सक्षम होते तो यह उनके लिए एक दुर्लभ अनुभव होता। उन्होंने सोचा कि उनके स्वामी उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे, लेकिन अंत में वे मान गए। हालांकि जैसे ही उन्हें याद आया कि उन्हें वान टेन का आदेश मानना है, उनकी निगाहें चमक उठी, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। एक भावनाहीन सुधार मशीन। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। गोर्लिन ने ये कार्य वान टेन को सौंप दिया और उसके बाद वह रून मास्टरों की युवा पीढ़ी के साथ चले गए। वान टेन ने अपने सामने खड़े अहंकारी और अरियल लोगों को देखा और उसके सिर में दर्द होने लगा। ये सभी लोग प्रतिभाशाली व्यक्ति थे क्योंकि वे मास्टर स्टेज रून मास्टर्स के शिष्य बनने में सक्षम थे। वे अपने स्वामियों के सामने आज्ञाकारी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे वान टेन की बात सुनेंगे। इस समय सभी लोग चुपचाप एक ही स्थान पर खड़े थे, ये देखने के लिए कि वान टेन क्या करेगा। वान टेन भावशून्य रहा। उसने उदासीन स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन चूंकि स्वामी ने मुझे कार्यभार संभालने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये सुनकर सभी ने तिरस्कार भरा चेहरा बनाया। यह आदमी बहुत हिम्मत वाला था। वह कौन होता है जो लोगों से अपनी बात सुनने के लिए कहता? वान टेन ने कहा, जो लोग अनिच्छुक हैं वे बाहर निकल सकते हैं। नी वेंगुआंग दुखी था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके बगल में खड़े एक दूसरे युवक ने उसे वापस खींच लिया। युवक ने उसकी ओर सिर हिलाया। हालांकि अन्य लोग आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कितनी अफसोस की बात है। वान टेन ने निराशा में अपना सिर हिलाने से पहले एक पल इंतजार किया। हर कोई अवाक था। क्या वह उन्हें बेवकूफ समझता था? कौन नहीं बता सकता था कि यह एक स्पष्ट जाल था। नी वेनेगुआन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने गुस्से से वान टेन को घूरा। वह लगभग बाहर निकल गया था। यह आदमी तो उनके हंगामा करने का इंतजार कर रहा था। कितना दुष्ट आदमी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आप आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। हर कोई एक निश्चित क्षेत्र का प्रभारी होगा। अब ये वुड मेल्टिंग फायर एरे बनाना शुरू करें। वान टेन ने ठंडे स्वर में जारी रखने से पहले सभी की ओर देखा। ये सरणी महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने लापरवाही के कारण कोई गलती की तो मैं बिना किसी दया के आपको टीम से बाहर कर दूंगा। NOWELLBEIN.CO। सब घबरा गए। कितना दबंग। वान टेन ने कहा, मैं एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति हूँ। अगर आप मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाते हैं तो मैं भी आपके साथ वैसा ही करूंगा।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप कहते हैं कि मैं आपसे बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा हूं, क्योंकि यह सच है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपके मालिकों को क्या लगेगा अगर उन्हें पता चले कि आपको टीम से बाहर निकाल दिया गया है। रनमास्टर्स के भाव बदल गए। वांग टेंग ने उनके कोमल स्थान पर प्रहार किया था। ये प्रतिभाशाली रनमास्टर अपने स्वामी के अलावा किसी से नहीं डरते थे। यदि उनके मालिकों को पता चल जाता कि उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया है, तो वे उन पर कठोर प्रहार करते। धमकी। ये तो प्रत्यक्ष धमकी थी। यह आदमी बेशर्म था। जब उन्होंने कहा कि वे उनसे बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, तो उन्होंने पलक तक नहीं झपकाए। वे नियमानुसार क्यों नहीं चल रहे थे? वे क्रोधित और असंतुष्ट थे, लेकिन वे वांग टेन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। खैर, जब तक कि वे स्वेच्छा से नहीं चले जाते। जाहिर है, कोई भी यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उनमें से कईयों के माथे पर बल पड़ गए। अनजाने में ही वे वांग टेन के जाल में फंस गए। वे वांग टेन की ठंडी और दूर की निगाहों से परेशान हो गए। अंत में, उनके पास आज्ञाकारी ढंग से काम शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वांग टेन के नेतृत्व में सरणी बनाना शुरू कर दिया। सचमुच, यह एक आसान काम है। वांग टेन ने मुंह बनाया। इन प्रतिभाशाली रनमास्टरों को बस पिटाई की जरूरत थी। कुछ समय तक उन्हें रौंदने के बाद वे आज्ञाकारी बन जाएंगे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की और युवा रनमास्टरों को शारीरिक श्रम के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने उन पर कठोर दबाव डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्दी करो, तुम इतने धीमे क्यों हो? क्या तुमने मूल बातें ठीक से सीखी हैं? जब आप इतने धीमे हैं तो आप खुद को प्रतिभाशाली कैसे कह सकते हैं? रून बनाते समय आपको स्थिर और तेज होना चाहिए। क्या आप समझते हैं? वह कौन है? नी वेंगुआंग है ना? क्या तुम्हारा रून ज्ञान किसी लोहार ने सिखाया है? प्रतिभाशाली युवा रनमास्टर के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वह चिल्लाया, वांग टेन, तुमने मेरे गुरु को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? बकवास, मैंने ऐसा कब किया? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ, वांग टेन ने शांति से उत्तर दिया। तुम? नी वेनेगुआंग इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। ये कमीना जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था। बाकी लोगों को हंसने का मन हुआ, लेकिन वे हंस नहीं पाए। अगर वे हंसते तो इससे वांग टेन के अहंकार को बढ़ावा मिलता। वे अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए अजीब से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए थे। लेकिन यह आदमी अजीब आदमी था। मेरे बारे में क्या? तुम्हारा 16वां रून गलत है। ये तो बहुत आसान बात है। तुम्हें मेरी याद दिलाने की क्या जरूरत है? वांग टेन ने उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा। बकवास, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? नी वेनेगुआंग ने सहज रूप से अपने 16वें रून को देखा। उसका चेहरा बदल गया, बदसूरत हो गया। उसने गलती की। जब बाकी लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। ऐसा लग रहा था कि नी वेंगुआंग ने गलती की है। दुर्भाग्य से वांग टेन ने ये देख लिया। ये शर्मनाक था। इसे जल्दी से बदलो। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? वांग टेन ने अपनी आंखों के कोने से उसे तिरस्कार से देखा। नी वेंगुआंग ने कुछ नहीं कहा। गलती की वजह से वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा पाया। उसे आगे बोलने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से नीचे देखा और रून बदल दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। दूसरे रनमास्टर ज्यादा सावधान हो गए, लेकिन वे अभी भी बहुत छोटे थे। साथ ही, यह उनका पहली बार था जब वे बड़े पैमाने पर सरणी की व्यवस्था कर रहे थे, इसलिए गलतियां होना सामान्य बात थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कौन है? आपके नीचे वाला 7वां रून। वांग टेन की आवाज फिर सुनाई दी। जिस व्यक्ति को बुलाया गया था, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने सोचा और चुपचाप रून को सही करना शुरू कर दिया। वह जिसके पास पोनीटेल है। तुम अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया होगा। तुमने 3 गलतियां की हैं। 15वां, 23वां और 26वां रून। इसे बदलो। वांग टेन एक तरफ पैर मोड़कर बैठ गया। उसने धरती पर खरीदा हुआ चिप्स का बैग खोला और बोरियत से उसे खाने लगा। कभी कभी उसकी आवाज गूंज उठती। सभी को बुलाया गया था, कुछ को तो एक से ज्यादा बार भी। अब किसी के पास दूसरों पर हंसने का दिल नहीं था। आखिरकार वे सभी एक जैसे थे। उन्हें दूसरों पर हंसने का कोई अधिकार नहीं था। साथ ही वे हैरान भी थे। वांग टेन डरावना था। ऐसा लग रहा था कि उसने सभी रूल्स याद कर लिए हैं और वह सभी की गलतियां बताने में सक्षम था।
उन्हें तो ये भी संदेह था कि यदि उसे अकेले ही ये वुड मेल्टिंग फायर एरे बनाने को कहा जाए तो वह इसे बिना किसी कठिनाई के पूरा कर सकेगा। लेकिन ये कैसे संभव था? वह अधिक से अधिक एक उन्नत स्तर का रन मास्टर था। वह इतनी बड़ी सरणी कैसे बना सकता था? फिर भी सच्चाई उनके सामने आ गई। वांग टेन उनकी उम्मीद से भी ज्यादा शानदार थे। ये प्रतिभाशाली युवा रन मास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उन्होंने अपने जीवन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई। वांग टेन उनकी गलतियों को बताते रहे और उन्हें समझाते रहे। उनकी सारी ताकत अपने काम निपटाने में लगी रही। उन्हें लगा कि वह उनके मालिकों से भी ज्यादा सख्त और कठोर है। ये लड़का एक भावनाहीन सुधार मशीन था। वे अपने दिल में शिकायत कर रहे थे, उनकी आंखों में डर की झलक दिख रही थी। ये बहुत डरावना है। वे एक ही दुनिया से नहीं थे। क्या वांग टेंग एक बूढ़ा राक्षस था जो जवान आदमी के कपड़े पहने हुए था? पूरे दिन युवा शिष्य एक दुष्स्वप्न में जीते रहे। उन्हें एक सुधारक मशीन द्वारा नियंत्रित किए जाने का डर सताता रहा। लेकिन नतीजा बुरा नहीं था। उन्होंने 1/3 से ज्यादा काम पूरा कर लिया था। अंत में युवा रन मास्टरों ने अपनी गति तेज कर दी और वांग टेन के दबाव के आदी हो जाने के बाद वे अधिक कुशल बन गए। जैसा कि प्रतिभाओं से उम्मीद की जाती है, ऐसा लगता है कि मैं कल उन पर दबाव बढ़ा सकता हूँ। वांग टेन ने अपनी थोड़ी को छुआ और खुद से आश्चर्य व्यक्त किया। कोशिश कर सकता हूँ। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। युवा रून मास्टरों ने वांग टेन के विचारों को नहीं सुना, लेकिन वे अनजाने में कांप उठे। उन्हें लगा कि एक बुरी आभा उन्हें घेर रही है। वे एक साथ इकट्ठे हुए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे, कभी कभी वांग टेन की ओर देखते हुए। ये स्पष्ट था कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे। इन प्रतिभाशाली युवा रून मास्टरों के बीच शायद ही कभी कोई बातचीत होती थी, लेकिन अब वे एक साझा दुश्मन के प्रति समान नफरत से बंधे हुए थे। नी विंगुआंग, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए। वांग टेंग एक शैतान है। ये सही है। उसकी रून महारत एक भयावह स्तर पर है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसने ये कैसे किया। मैंने अपने गुरु को ये कहते हुए सुना कि मास्टर गोरलिन की रून महारत उनसे ज्यादा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका शिष्य भी इतना शक्तिशाली होगा। जैसा गुरु वैसा शिष्य। नी विंगुआंग, उससे मत लड़ो। तुम जीत नहीं सकते। नी विंगुआंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अभी भी वांग टेन पसंद नहीं था, लेकिन उसे अपनी सीमाएं पता थी। ईमानदारी से कहूं तो उसने अब वांग टेन से लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह सिर्फ खुद को शर्मिंदा करेगा। दुर्भाग्य से वह कमीना उसे जाने नहीं देना चाहता था। वह हमेशा उसे डांटता था। ये फिर भी ठीक था। गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि जब वह दूसरों से बात कर रहा था तो उसकी आवाज उससे भी बदतर थी। दूसरे रून मास्टर्स को भी यह एहसास हुआ। वे खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उन्होंने अतीत में वांग टेन को नाराज नहीं किया था। ये व्यक्ति सचमुच संकीर्ण सोच वाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय मास्टर गोरलिन और अन्य मास्टर अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए दूर से आए। मास्टर काल ने तुरंत पूछा, ये वुड मेल्टिंग फायर एरे का गठन कैसा है? सभी ने ईमानदारी से जवाब दिया, यह 1/3 से थोड़ा ज्यादा पूरा हो गया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मास्टर स्टेज रून मास्टर्स सभी अविश्वास में थे। युवा रून मास्टर्स निराश हो गए। उन्हें वांग टेंग ने परेशान किया और इस परिणाम को पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। अंत में उनके मालिकों को उन पर शक हो गया। मास्टर काल का शिष्य भी एक भूत था। वह छोटा था और उसका गुस्सा उसके गुरु की तरह ही था। वह तुरंत उछल पड़ा और उस क्षेत्र की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने पूरा किया था। मास्टर, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद इसका निरीक्षण कर सकते हैं। ओह! रन मास्टर्स आश्चर्यचकित थे। ये युवा साथी आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। क्या वे सच कह रहे थे? हालांकि ये समझ में नहीं आया। ये वुड मेल्टिंग फायर एरे 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे जितना मुश्किल नहीं था, लेकिन यह एक बड़े पैमाने का एरे भी था। इन युवा लड़कों ने एक दिन में इसका 1/3 से ज्यादा काम पूरा कर लिया। चाहे वे इसे किसी भी नजरिए से देखें, यह असंभव ही लगता था। वे भ्रम और विस्मय में आगे बढ़े। मास्टर स्टेज रून मास्टर्स ने उस क्षेत्र में रूनों को देखा। वे और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। चलो, छुटकारा तो मिला। उन्होंने वास्तव में इसका 1/3 से अधिक कार्य पूरा कर लिया था। इससे भी बढ़कर इसमें कोई गलती नहीं थी। पूरा होने की दर बहुत अधिक थी। ये बच्चे इतने अविश्वसनीय कब बन गए?
तुमने अच्छा किया, मास्टर चाशू ने उनकी तारीफ की। मैंने तुमसे कहा था कि युवकों को कुछ मौके दो। गोर्लिन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। अन्य रून मास्टरों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर संतुष्टि भरी नजर से देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवा रन मास्टर्स के दिलों की कड़वाहट तुरंत गायब हो गई। उन्होंने अपनी छाती फुला ली और खुशी महसूस की। ऐसा लगा जैसे वे आखिरकार अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम हो गए थे। तुमने ये कैसे किया? इसमें तो एक भी गलती नहीं है, मास्टर काल ने उत्सुकता से पूछा। युवा रन मास्टर चुप हो गए। वे मुड़े और अप्रत्याशित एक स्वर में वान टेन की ओर देखने लगे। हाँ, उनके मालिक हैरान थे। उन्होंने वान टेन की ओर देखा और पूछा, तुम सब उसे क्यों देख रहे हो? मास्टर काल के शिष्य ने दांत पीसते हुए बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं समझ गया। चाशू ने एक जबरदस्ती वाली मुस्कान दी। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो। मुझे पता था। अगर ये युवा लड़के इतने शक्तिशाली होते तो मुझे उनकी वजह से सिरदर्द नहीं होता। मास्टर काल ने अपने शिष्य को घूर कर देखा और उपहास किया। मास्टर, मैंने भी कड़ी मेहनत की है। मास्टर काल के शिष्य ने गुस्से से तर्क दिया। जैसे ही गुरु और शिष्य झगड़ने वाले थे, मास्टर चाशू ने उन्हें तुरंत रोका और गोर्लिन से कहा, मास्टर गोर्लिन, आपने एक बेहतरीन शिष्य तैयार किया है। हमें बाकी के समूह निर्माण के लिए अपने निकम्मे शिष्यों की देखभाल के लिए उस पर निर्भर रहना होगा। आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं। उनकी देखभाल करने के बजाय वांग टेंग आपके शिष्यों के साथ कुछ आदान प्रदान और आपसी सीख ले सकते हैं, गोर्लिन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। हाँ, कृपया चिंता न करें। हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान और आपसी सीख लेंगे, वांग टेंग ने सहमति जताई। रून मास्टर्स को तुरंत ही वांग टेंग के बारे में बेहतर धारणा हो गई। उन्होंने उसकी हर तरह से प्रशंसा और तारीफ करना शुरू कर दिया। इस क्षण वांग टेंग फिर से दूसरों का बच्चा बन गया। युवा रून मास्टरों के चेहरे बर्तन के तले की तरह काले हो गए, खासकर जब उन्होंने वांग टेंग को बहुत विनम्र और विनम्र व्यवहार करते देखा। उन्होंने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। पाखंडी, आदान प्रदान और आपसी सीख। क्या वह भूल गया था कि उसने कैसे उन पर दबाव डाला और उन्हें अपमानित किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हरामी। अगले 2 दिनों में सभी ने अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करके 2 सरणियां बनाई। मास्टर स्टेज रन मास्टर्स के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। हालांकि वे गुणवत्ता के लिए गए थे, इसलिए प्रगति थोड़ी धीमी थी। दूसरी ओर वांग टेंग की गति आश्चर्यजनक थी। तीसरी रात को उन्होंने ये वुड मेल्टिंग फायर एरे के लिए रून की सारी नक्काशी पूरी कर ली थी। सब कुछ सुचारू था और कोई गलती नहीं थी। इस प्रक्रिया के दौरान वांग टेंग ने अपने हाथ बिल्कुल नहीं हिलाए। उसने सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल किया। बेशक युवा रून मास्टर कमजोर नहीं थे और उनकी महारत कम नहीं थी। अगर वांग टेंग को शुरुआती चरण के रून मास्टरों का एक समूह दिया जाता तो वह सिर्फ अपने मुंह पर भरोसा नहीं कर पाता। युवा रून मास्टरों ने अंततः वांग टेंग की क्षमता को स्वीकार कर लिया। ये व्यक्ति परेशान करने वाला था, लेकिन उसकी कुशलता निर्विवाद थी। पिछले कुछ दिनों से वांग टेंग का अनुसरण करने के बाद उनमें काफी सुधार हुआ है। कोई यह कह सकता है कि वे इसके लिए उनके आभारी हैं। वर्तमान में सभी लोग बैठक कक्ष में बैठक कर रहे थे। येन टोनफेंग और अन्य मार्शल योद्धाओं ने स्थिति को समझा और एक ही समय में खुश और चिंतित महसूस किया। मास्टर गोर्लिन, क्या हम 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे के निर्माण में तेजी ला सकते हैं? लॉर्ड यांग ने पूछा। हमें डर है कि अगर हम गति बढ़ाएंगे तो गलतियां होंगी, गोर्लिन के मुंह खोलने से पहले मास्टर चाशू ने कुछ हिचकिचाहट के बाद उसे जवाब दिया। वास्तव में हम उस महत्वपूर्ण चरण में हैं जहां हम सरणी के मूल को तराश रहे हैं। अगर हम इस प्रक्रिया में तेजी लाते हैं तो मुझे डर है हम अपने सारे प्रयास बर्बाद कर सकते हैं। गोर्लिन ने एक कड़वी मुस्कान दी। क्यों ना हम वांग टेंग को भी इसमें शामिल होने दें? मास्टर काल ने अचानक सुझाव दिया। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने मास्टर काल की ओर देखा और फिर वांग टेंग की ओर देखने लगे। वांग टेंग दंग रह गया। उसने अभी अभी ये वुड मेल्टिंग फायर एरे पूरा किया था। अब वे 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे को उसके पास क्यों फेंक रहे थे? इन लोगों को निश्चित रूप से उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। हम सभी जानते हैं कि ये वुड मेल्टिंग फायर एरे के पूरा होने का श्रेय किसे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे बनाने के लिए उसकी महारत का स्तर पर्याप्त है, मास्टर काल ने कहा। गोर्लिन ने एक क्षण विचार किया और फिर पूछा, वांग टेंग, क्या तुम आश्वस्त हो?
सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। वांग टेंग ने भीड़ को देखा और दुख जताते हुए कहा कि वह काम के प्रति जुनूनी होने के लिए ही पैदा हुआ है। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं कोशिश कर सकता हूँ। उनके दिलों पर एक बड़ा झटका। मैं कोशिश कर सकता हूँ। इन 3 शब्दों से कोई निश्चितता नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने वांग टेंग का शांत चेहरा देखा तो उन्होंने उस पर विश्वास करना चुना। यहाँ तक कि मास्टर स्टेज रन मास्टर्स को भी इस युवा से बहुत उम्मीदें थीं। उसने अपनी योग्यता साबित करने के लिए पहले ही अपने कामों का इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने बिजली आग डबल सरनी का प्रस्ताव रखा था और ये वुड मेल्टिंग फायर एरे के गठन का नेतृत्व किया था। ये 2 घटनाएं उनके कौशल को साबित करने के लिए पर्याप्त थीं। उस स्थिति में हम वांग टेंग को 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे को पूरा करने में मास्टर्स में शामिल होने की अनुमति देंगे। लॉर्ड यांग ने निष्कर्ष निकाला। फिर उन्होंने वांग टेंग से कहा, वांग टेंग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। युवा रनमास्टर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनमें ईर्ष्या प्रकट हुई। इस व्यक्ति को रून मास्टर्स की टीम में आमंत्रित किया गया और उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वे एक ही पीढ़ी के थे, लेकिन वांग टेंग पहले से ही उनसे आगे थे। ये निराशाजनक था। मास्टर, हमारा क्या होगा? नी वेनेगुआन खुद को रोक नहीं सका और पूछा। अन्य युवा रनमास्टर भी अपने स्वामियों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। वे भी इसमें शामिल होना चाहते थे। भले ही वे केवल देखने के लिए वहां गए हों, लेकिन ये पूरी तरह से खारिज किए जाने से बेहतर था। तुम, मास्टर डोन गुओ ने उससे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने नागभान सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता? उनके होठों के कोने फड़क उठे और उनके चेहरे गर्म हो गए। हालांकि मास्टर डोन गुओ की प्रतिक्रिया निर्दयी थी, लेकिन ये सच था। वे ईमानदारी से थोड़े कमजोर थे। नी वेंगुआन गुस्से और शर्मिंदगी से हरा और सफेद हो गया। वह मुड़ा और किसी को मदद के लिए ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे बेवकूफ पहले ही अपनी उम्मीद भरी निगाहें हटा चुके थे और बेपरवाही से छत की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घटना से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। भाड़ में जाओ। कृतघ्न साथियों, NOWELLBEIN.CO। नी वेनेगुआन को अजीब लगा, इसलिए वह चुप रहा। उसकी आंखों में कड़वाहट और आक्रोश था। बैठक समाप्त होने के बाद वांग टेंग को अगले रून नक्काशी की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए रून मास्टरों द्वारा घसीटा गया। कई दौर की चर्चा के बाद युद्ध से पहले उनके पास केवल 2 दिन से भी कम समय बचा था। अंधेरे प्रेत उन पर सही समय पर हमला नहीं करेंगे। उन्हें उससे पहले अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। नी वेंगुआन और अन्य युवा रनमास्टर्स ने वांग टेंग को उनके सामने ही खींचे जाते हुए देखा। दूसरी ओर किसी को उनकी परवाह नहीं थी। वे वहीं खड़े रहे और उदास और निराश महसूस कर रहे थे। रनमास्टरों ने केवल 2 से 3 घंटे आराम किया। वे रात में काम जारी रखने के लिए तैयार थे। वांग टेंग के पास अंधेरे में काम करने के लिए बूढ़े लोगों के समूह के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये दुखद था। वे स्टार मेपल सिटी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पहुंचे और काम को विभाजित किया। फिर उन्होंने तुरंत शहर के इस हिस्से में रून की नक्काशी शुरू कर दी। रून मास्टर्स ने अपनी सारी विधियां लागू की। रात के आसमान में चमकीली चमक जगमगा उठी। उनके हाथों के नीचे कई रून प्रकट हुए और जमीन पर अंकित हो गए। करीब 20 रन मास्टर्स एक ही समय में काम कर रहे थे। यह एक दुर्लभ दृश्य था। वांग टेंग ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने गहरी सांस ली और गंभीर हो गया। फिर उसने रून पेन को जमीन पर रखा और उसे घुमाना शुरू कर दिया। रून मास्टरों के पास अपने अपने कार्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना थोड़ा ध्यान वांग टेंग पर केंद्रित कर लिया। जब उन्होंने वांग टेंग की कुशल चाल और उसकी स्थिर मुद्रा देखी, तो उन्हें पता चल गया कि वे जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी प्रभावशालिता पर कोई संदेह नहीं था, तथा उनकी योग्यता तो और भी अधिक सराहनीय थी। गोर्लिन मुस्कुराया, प्रसन्न और संतुष्ट महसूस कर रहा था। वांग टेंग जैसे शिष्य के साथ वह अन्य रून मास्टरों से बहुत सम्मान और आदर अर्जित करने में कामयाब रहा। अगली सुबह सभी लोगों ने अपना काम रोक दिया और राहत की सांस ली। रून मास्टर्स ने अपने साथियों को देखने से पहले अपने काम की प्रगति को देखा। उन्होंने क्षेत्रों की अदला बदली की और अंतिम चरण सुधार के साथ आगे बढ़े।
उनकी पद्धति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वांग टेंग ने युवा रून मास्टरों को निर्देशित किया था। यहाँ तक कि ये मास्टर स्टेज रन मास्टर भी यह गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे गलतियां नहीं करेंगे। सरनी पूरी होने से पहले उनके पास त्रुटियों को सुधारने के लिए अभी भी समय था। अगर वे सरनी पूरी होने तक इंतजार करते तो बहुत देर हो जाती। सरनी एक संपूर्ण थी और एक भी बदलाव पूरी चीज को प्रभावित कर सकता था। किसी भी छोटी सी गलती के असहनीय परिणाम हो सकते थे। व्यूह के बहने से व्यूह की मेजबानी करने वाले रनमास्टरों को प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे अत्यंत सावधान थे। एक दूसरे की गलतियों को सुधारने के बाद सभी लोग उस स्थान पर आ गए जहां वांग टेंग था। उसके चारों ओर लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया। वांग टेंग, उन पर विशेष ध्यान दिया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इन मालिकों को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर वे कोई गलती ढूंढने में सफल हो गए तो वह हार मान लेगा। रून मास्टर्स वांग टेंग की नक्काशी का निरीक्षण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन अंत में उन्हें कुछ अविश्वसनीय एहसास हुआ। उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये है। मास्टर काल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, नक्काशी का हुनर बहुत बढ़िया है। इसमें कोई गलती नहीं है। यह आश्चर्यजनक है। उसने शायद मेरी महारत के स्तर को पार कर लिया है। मास्टर चाशू ने आश्चर्य से कहा। वह दंग रह गया। उन्होंने सभी रूनों को ध्यान से देखते हुए वांग टेंग की प्रशंसा की। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि कोई गलती नहीं थी। रूनों का ये टुकड़ा भयावह रूप से परिपूर्ण था। 100 साल पुराने रून मास्टरों के झुंड ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। वे एक पल के लिए बोलने की क्षमता खो चुके थे। उनके दिमाग में एक शब्द आया, राक्षस। वांग टेंग, अब आपका रून मास्टर स्तर क्या है? गोरलिन ने गहरी सांस ली और पूछा। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैंने कोई परीक्षण नहीं किया है। वांग टेंग ने अनजान होने का नाटक किया। सचमुच? गोरलिन ने सिर हिलाया। इस समय मास्टर काल ने पूछा, मैंने देखा कि आपके द्वारा उकेरे गए रून एकदम सही हैं। क्या आपने उन्हें पहले भी उकेरा है? कभी नहीं। हजारों थंडर विनाशक तंत्र भयानक है। मुझे इसे सामान्य रूप से छूने का मौका नहीं मिलेगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। मास्टर काल को भी पता था कि उसने एक बेवकूफाना सवाल पूछा है, इसलिए वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपना सिर हिला दिया। ये सच में वांग टेंग के परिणाम का वर्णन करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था। गोरलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, हमसे भी बेहतर। वह दूसरों की तुलना में बहुत सीधा था। सचमुच गुरु, मुझे डराओ मत। मैं बस इन रूनों को ठीक से तराशने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वांग टेंग खुश था, लेकिन सही तौर पर उसने अपने गुरु को गहन सम्मान और विनम्रता के साथ जवाब दिया। अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो? सभी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उसने अपनी पूरी कोशिश करके ही उन्हें पीछे छोड़ दिया। मास्टर स्टेज रन मास्टर्स के दिलों पर एक बड़ा झटका लगा। वह विनम्रता से बोल रहे थे, लेकिन जब वांग टेंग ने ये कहा तो वह बहुत क्रोधित करने वाला लग रहा था। तुम्हारे रून कौशल में बहुत सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि तुम मास्टर स्टेज तक पहुंच गए हो, गोरलिन ने सख्ती से कहा। मास्टर स्तर? मास्टर, क्या आप निश्चित हैं? वांग टेंग ने हैरानी से पूछा। उन्होंने सभी के भावपूर्ण भावों को देखा और तुरंत महसूस किया कि उनके अभिनय कौशल में सुधार हुआ है। ये बहुत बढ़िया था। वांग टेंग, हम कट्टर दुश्मन हैं। वांग टेंग को लगा कि वह एक शुद्ध व्यक्ति है। वह कभी कभी जो अभिनय कौशल दिखाता था वह खुद को बचाने के लिए था। उसका चरित्र नहीं बदला। गोरलिन और अन्य रून मास्टर्स भी ऐसा ही महसूस करते थे। इस बच्चे को तो ये भी पता नहीं था कि वह कितना उत्कृष्ट है। देखिए, उसे नहीं पता था कि वह किस स्तर पर है। इससे उसकी शुद्ध सोच का पता चलता है। गोरलिन वांग टेंग के सवाल का जवाब देना चाहता था, लेकिन मास्टर काल उससे ज्यादा अधीर था। आप मास्टर स्तर के होंगे। एक सामान्य रून मास्टर इस बेहतरीन रून को कैसे तराश सकता है? मास्टर गोरलिन, आप भाग्यशाली हैं। आप एक बेहद प्रतिभाशाली शिष्य को खोजने में कामयाब रहे। वह ईर्ष्या से लाल होकर गोरलिन को घूरने लगा। वह चाहता था कि वह वांग टेंग को छीन ले। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह वांग टेंग को सिखा सकता है या नहीं। जब तक वह उसका शिष्य था, यह एक बहुत चर्चित कहानी होगी। गुरु और शिष्य दोनों ही गुरु स्तर पर थे। ये कितना अद्भुत लग रहा था। दुर्भाग्यवश वह अन्य लोगों का था।
गोर्लिन ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, परीक्षण से पहले कुछ भी निश्चित नहीं है। हालांकि मास्टर काल, कृपया मेरी तरफ इस तरह से न देखें। मेरे मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है। फफ, वान टेंग जोर से हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मालिक में ये गुण होगा। इसके अलावा जब ये शब्द किसी महान चरित्र और उच्च प्रतिष्ठा वाले बुजुर्ग के मुंह से बोले जाते थे तो उनकी मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती थी। अन्य रनमास्टर भी हंसे। मास्टर काल का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने पलटकर कहा, बूढ़े भिक्षु, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह एक बूढ़ी कुंवारी समझते हो? मेरे पास कई पोते पोतियां हैं। वान टेन का चेहरा अजीब हो गया, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। उसने ध्यान से अपने मालिक की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मास्टर गोर्लिन के चारों ओर ठंड का एक संकेत दिखाई दिया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, काल, मुझे लगता है कि तुम्हें पीटा नहीं जाना चाहिए। मैं तुमसे नहीं डरता। मास्टर काल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने शांत रहने का दिखावा किया और धीरे से सूंघा। ठीक है, झगड़ा बंद करो। तुम विषय से भटक गए हो। अन्य रून मास्टरों ने अपनी हंसी दबा ली और विवाद में मध्यस्थता की। उन्होंने रात भर काम किया और फिर 3 घंटे आराम करने चले गए। सुबह 8 बजे वे नाश्ते के लिए उठे। रात भर युवा रून मास्टर्स को यह चिंता सताती रही कि उन्होंने अपने स्वामी का प्यार खो दिया है। इसलिए जब वे जागे और उन्हें पता चला कि उनके स्वामी वान टेन के प्रति असाधारण रूप से उत्साही थे, तो उन्हें और भी बुरा लगा। वे अपने गुरुओं का अभिवादन करना चाहते थे, लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं थी। वे सभी वान टेन के इर्द गिर्द ऐसे इकट्ठे हुए थे मानो वह उनका निजी शिष्य हो। युवा रनमास्टर वहां चुपचाप दुखी खड़े थे। आखिर क्या हो रहा था? NOWELLBJAN.com। एक ही रात में उन्होंने अपने मालिक का प्यार खो दिया। वे एक लावारिस आवारा कुत्ते की तरह असहाय महसूस करने लगे। वे एक कोने में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। खाते समय वे सामने वाली मेज पर नजरें चुराते रहे। सभी रून मास्टर वान टेन के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। माहौल सौहार्दपूर्ण था। वे एक दूसरे से फुसफुसाते रहे और दांत पीसते रहे। वान टेन के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता ही गया। मुझे कौन श्राप दे रहा है? वान टेन को अचानक 3 बार छींक आए। वह उलझन में था। नाश्ते के बाद मास्टर्स ने रून बनाना जारी रखा। वे सुबह से लेकर रात तक काम करते रहे और दिन जल्दी बीत गया। आखिरकार अगले दिन सुबह 5 बजे हजारों थंडर एनिहिलेशन एरे के लिए सभी रून तैयार हो गए। धीरे धीरे सूर्योदय की झलक क्षितिज से ऊपर उठ रही थी। सूरज ने अपनी रोशनी शहर पर बिखेर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबने राहत की सांस ली। मास्टर स्टेज रन मास्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। वे शायद ज्यादा अनुभवी थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि का एहसास हुआ। 1000 थंडर विनाश सरणी अंततः पूरा हो गया। उन्हें बस उन अंधेरे प्रेतों के उनकी मौत की ओर चलने का इंतजार करना था। वान टेंग ने धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, मास्टर्स बढ़ो, 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे पूरा हो गया है। मेरे लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। मेरे पास एक मिशन है, इसलिए मैं पहले एक कदम उठाऊंगा। क्या आपके पास अभी भी एक मिशन है? मास्टर काल ने आश्चर्य से कहा। ये सही नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। आप रून की दुनिया में उभरते सितारे हैं। आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मास्टर चाशू ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। अन्य रून मास्टर्स ने भी इस पर सहमति जताई और उसे वहां से जाने से मना किया। इस सहयोग के बाद सभी गुरुओं ने वान टेन की भयानक रून क्षमता को स्वीकार किया। वे उसे अपने दिल की गहराई से संजोते थे, इसलिए वे उसे कोई जोखिम लेने नहीं देना चाहते थे। वान टेन हंसी और आंसू के बीच फंस गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह रनमास्टर्स के प्यार के लिए आभारी था। हालांकि रनमास्टर होने के अलावा वह एक मार्शल योद्धा भी था। वह अपने खोल में कछुए की तरह दूसरों के पीछे नहीं छिप सकता था। बुजुर्गों, मैं आपके दयालु विचारों के लिए आभारी हूँ। हालांकि मैं एक मार्शल योद्धा हूँ और पृथ्वी की सेना का हिस्सा हूँ। आप नहीं चाहते कि मैं सेना का भगोड़ा बन जाऊं, है न? वान टेंग ने कहा। चिंता मत करो, हम जनरल डैन से बात करेंगे और उससे मना लेंगे कि वह तुम्हें युद्ध के मैदान में न आने दे। मास्टर काल ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से वादा किया। ठीक है, वान टेन का अपना रास्ता है। उसे अपनी पसंद खुद चुनने दो। गोर्लिन ने इस समय बात की। चूंकि वान टेन के गुरु बोल चुके थे, इसलिए बाकी लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था।
उनके होठों की नोक पर जो अनुनय था वह उनके मुंह से कभी बाहर नहीं आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने आह भरी और सिर हिलाया। मास्टर कार्ल ने असहाय होकर कहा, ठीक है, आप जैसे युवाओं को अपना रास्ता खुद ही चुनना होगा। धन्यवाद। वांग टेंग ने उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने गोर्लिन की ओर देखा और कहा, मास्टर, मैं जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। गोर्लिन मुस्कुराया। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह हवा में उठा और एक रोशनी की किरण में बदल गया, जैसे वह आसमान में उड़ रहा हो और क्षितिज की ओर बढ़ रहा हो। गोर्लिन, अगर वांग टेंग को कुछ हो गया तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मास्टर चाशू ने आह भरी। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, गोर्लिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पता नहीं तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। तुम्हारे पास इतना बढ़िया शिष्य है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम्हारे पास रोने के लिए आंसू नहीं होंगे। कार्ल ने उपहास किया। गोर्लिन मुस्कुराया और चुप रहा। वैसे भी हम भाग्यशाली हैं कि वांग टेंग हमारे साथ है। अगर नहीं होता तो नक्काशी का आखिरी हिस्सा इतनी आसानी से नहीं हो पाता। चाशू ने अचानक दुख जताया। अन्य रून मास्टरों ने भावुक होकर सिर हिलाया। जब नी वेनेगुआंग और अन्य युवक जागे तो उन्हें पता चला कि वांग टेंग चला गया था। जब उन्हें अपने स्वामियों के बगल में वह चिढ़ाने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दिया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वे आज्ञाकारी ढंग से अपने स्वामियों के पास गए और पूछा, स्वामी, वह आदमी कहाँ है? कौन सा साथी? वांग टेंग। वांग टेंग तो वांग टेंग है। तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? वांग टेंग को देखो और फिर अपने आप को देखो। तुम किसी काम में व्यस्त नहीं हो और तुम्हारा रून कौशल असहनीय है। तुम मेरे सामने आने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? ठंडे पानी की एक बाल्टी ने युवा रनमास्टरों की खुशी को बुझा दिया। वे अपने मालिकों की डांट का स्वागत अचंभे में कर रहे थे। अभी क्या हुआ? उन्हें क्यों डांटा जा रहा था? वांग टेंग तो पहले ही जा चुका था, तो फिर उसकी छाया अभी भी उनके ऊपर क्यों मंडरा रही थी? युवा रनमास्टर्स उलझन में थे, हताश महसूस कर रहे थे। उस आदमी के प्रति नफरत एकदम बढ़ गई। वांग टेंग, आपसे हम कट्टर दुश्मन हैं। मेरे पिताजी सहमत नहीं थे। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। ब्लैक स्पैरो ट्रूप जंगल के किनारे पर तैनात था। पिछले कुछ दिनों से कोंग ली, युवेनहुआन और अन्य मार्शल योद्धा युद्ध के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अपने गेल भेड़ियों के साथ संबंध विकसित कर रहे थे। तीनों टीमों में से केवल एक तिहाई के पास ही गेल वुल्फ थे। वांग टेंग की टीम एकमात्र ऐसी टीम थी जिसके हर सदस्य के पास गेल वुल्फ था। कोंग ली और बाकी लोग ईर्ष्यालु थे लेकिन असहाय थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब वांग टेंग आसपास नहीं थे तो आइस विंड और ब्लैक विडो ने उनके आदेशों का पालन किया और प्रशिक्षण आयोजित किया, जिससे अन्य टीम के सदस्यों को अपने गेल वुल्फ्स के साथ शीघ्र ही घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद मिली। ये गेल वुल्फ जंगली थे और उन्हें वश में करना मुश्किल था, लेकिन वे कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वांग टेंग ने वुल्फ किंग शासन के कुछ निशान पीछे छोड़ दिए थे। वे केवल सैनिकों के साथ आज्ञाकारी रूप से सहयोग कर सकते थे। डैन ताइक्सुआन ने आज शिविर का दौरा किया। वह गेल वोल्स के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थी। उस पुरुष ने ये कैसे किया? वह हैरान थी। हालांकि उसके पास बहुत अनुभव था, फिर भी वह इसके पीछे का कारण नहीं जानती थी। वांग टेंग ने कहा कि उसने भेड़िया राजा को मार डाला है, इसलिए गेल वॉल्स ने उसकी बात मान ली। उसे इस पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उस युवा लड़के के पास कई रहस्य हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। डैन ताइक्सुआन ने खुद पर मुस्कुराया। वह उत्सुक थी, लेकिन वह आगे जांच करने का इरादा नहीं रखती थी। मार्शल आर्ट के युग में कई दिलचस्प चीजें थीं। हर किसी के अपने छोटे छोटे रहस्य थे। वह सोच ही रही थी कि अचानक उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। वह वापस आ गया। सचमुच कुछ ही क्षणों के बाद एक आकृति उड़कर उसके सामने आ बैठी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मास्टर, वांग टेंग ने उसका अभिवादन किया। तुम बहुत व्यस्त व्यक्ति हो, डैन ताइक्सुआन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आपका शिष्य बहुत ही उत्कृष्ट है। मेरे बिना ये व्यू रचना समय पर पूरी नहीं हो पाती। वांग टेंग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लेकिन तुमने तो खुद की तारीफ करनी शुरू कर दी। डैन ताइक्सुआन ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। नोव एल बी JNN। वांग टेंग ने हंसकर कहा। आपके हाव भाव से तो ऐसा लगता है कि इस सरणी में कुछ भी गलत नहीं है ना? हाँ, दोनों एरे पूरे हो गए हैं।
तुम्हारे पास रूनों में कुछ कौशल हैं। डैन ताइक्सुआन ने अपनी भौहें उठाई और आह भरी। उनके बीच कुछ बातचीत हुई, उसके बाद वांग टेंग कुंग ली के पास गए और उनका अभिवादन किया। आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? कुंग ली ने उत्सुकता से उससे पूछा। स्टार मेपल सिटी। जैसा कि अपेक्षित था, जब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तो बाकी लोगों ने भी यही सोचा। उन्होंने अभी अभी वांग टेंग और डैन ताइक्सुआन के बीच हुई बातचीत सुनी थी, इसलिए उन्होंने इसका सार समझ लिया। हालांकि चूंकि वांग टेंग ने विस्तृत जानकारी नहीं दी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद वांग टेंग अंततः अपनी टीम के सामने पहुंचे। नेता आइस विंड और ब्लैक विडो ने सलामी दी। जब मैं दूर था तब तुमने अच्छा काम किया। वांग टेंग ने अपने अधीनस्थों और गेल वॉल्स की स्थिति देखकर प्रशंसा की। ये सब उन पर आपके नियंत्रण के कारण है। इसके बिना इन भेड़ियों को दबाना मुश्किल होगा, आइस विंड ने श्रेय लेने से इनकार करते हुए कहा। तूफानी भेड़िए धीमी आवाज में चिल्ला रहे थे, मानो वे बर्फीली हवा की बात से सहमत हों। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुष्ट मनुष्य, अगर उन्हें बदला लेने का डर न होता तो वे भाग जाते। वांग टेंग ने गेल वुल्स की ओर दयालुता से देखते हुए मुस्कुराया। सोग। तुरंत ही सारे गेल वुल्फ कांप उठे। वे दयनीय रूप से रोने लगे और जमीन पर लेट गए, ऐसा दिखावा करते हुए कि वे मर गए हैं। रात में आसमान में तारे और चांद ऊंचे लटक रहे थे और उनके आसपास के जंगल में कभी कभी कीड़ों की चहचहाहट गूंज रही थी। इसके अलावा कोई और शोर नहीं था। वहां असाधारण शांति थी। डैन ताइक्सुआन ने इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। इस क्षेत्र में उनकी कोई भी आवाज दूसरे हिस्सों में नहीं फैलती थी। सभी लोग एक गोल घेरे में बैठ गए और बीच में अलाव जल रहा था। वांग टेंग ने कुछ स्टार बीस्ट मीट निकाला और उसे आग के ऊपर बारबेक्यू किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरे भूत जल्द ही आ रहे हैं। कल युद्ध शुरू हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रात का खाना बनाऊं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अच्छा खाना खा पाएंगे। आइस विंड और टीम के अन्य सदस्य बहुत खुश थे। उन्होंने पहले भी वांग टेंग को फोर्स डिश बनाते देखा था। वह खुशबू जानलेवा रूप से आकर्षक थी। वे आश्चर्यचकित हो गए जब वांग टेंग ने कहा कि वह उनके लिए खाना बना रहा है, लेकिन वे भी मन ही मन इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या तुम्हारा खाना खाने लायक है? हमें कुछ अजीबोगरीब व्यंजनों से धोखा देने की कोशिश मत करो। कुंग ली ने अपनी आंखों के कोने से उसे संदेह से देखा। नियू ली और युवेन जुवान ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। युवेन जुवान ने अपना सूखा खाना भी निकाला और उसे चबाना शुरू कर दिया। उसने वांग टेंग के खाने को तुच्छ समझा। आइस विंड और उसके साथियों ने युवेन जुवान को अजीब नजरों से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मेजर युवेन को उनके नेता के खाना बनाने के बाद अपने किए पर पछतावा होगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आपको इसे खाने की जरूरत नहीं है, वांग टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए खाना बनाता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। हम कितना अहंकारी, कुंग ली ने तिरस्कार से उत्तर दिया। डैन ताइक्सुआन उनके ऊपर बड़े पेड़ के शिखर पर पैर मोड़कर बैठी थी। उसने उनकी बातचीत में भाग नहीं लिया। चांद को देखते हुए और नीचे हंसी सुनते हुए उसकी निगाहें उदास और निराश लग रही थीं। कुछ देर बाद उसकी नाक फड़कने लगी। उसे तेज खुशबू आए। उसने आश्चर्य से नीचे देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय कुंग ली पहले ही भूल चुकी थी कि उसने क्या कहा था। उसने वांग टेंग के हाथ में बारबेक्यू किए हुए मांस के सुनहरे टुकड़े को देखा और उस पर झपट पड़ी। वह उसे उससे छीनना चाहती थी। उसकी लार पहले से ही उसके होठों के किनारे से टपक रही थी। आह, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे अजीब व्यंजन नहीं खाओगी? वांग टेंग ने उसे टालते हुए चिल्लाया। मुझे दे दो। कुंग ली गुस्से में थी। वह लगातार उसका पीछा करती रही। यह एक अजीब डिश है। इसे खाने से आप मर जाएंगे। वांग टेंग भीड़ के बीच से भागा। खुशबू हवा में फैल गई, जिसने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। भागते हुए उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसे बड़े चाव से चबाया। ऐसा लग रहा था कि वह डिश का स्वाद ले रहा था। कुंग ली क्रोधित था। क्या तुम मुझे ये दोगे? अगर तुम नहीं दोगे तो मैं। तुम क्या करोगी? वांग टेंग रुक गया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मैं रोऊंगी। कुंग ली ने अपनी बात पूरी करने के बाद मुंह बनाया। ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली है। वांग टेंग, तुम बहुत नकली हो। आप तो लौह महिला हैं। आप इतनी नाजुक क्यों बन रही हैं? तुम्हारा चरित्र तो सभी जानते हैं। ऐसा करने का क्या मतलब है?
मेरे सामने दिखावा मत करो। अगर तुम रोओगे तो मैं तुम्हें माँ कहूंगा। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। पफट, मैं तुम्हारी माँ क्यों बनना चाहूंगी? मैं तो बहुत छोटी हूँ। मैं तुम्हारे जैसा इतना बड़ा बच्चा कैसे पा सकती हूँ? कुंग ली ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई। मेरे पिताजी सहमत नहीं होंगे, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। हा, नियू ली और अन्य लोग अपनी हंसी को और नहीं रोक सके। कमाल है, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कुंग ली गुस्से से दहाड़ उठी। फिर उसने फिर से वांग टेंग का पीछा करना शुरू कर दिया। मेरे मालिक को पहले इसका स्वाद चखना चाहिए। आपके लिए कोई जगह नहीं है। वांग टेंग उस पेड़ के पास पहुंचा जहां डैन ताइक्सुआन था। वह छलांग लगाकर डैन ताइक्सुआन के सामने उतरा। जैसे ही उसने बारबेक्यू किया हुआ मांस उसे दिया, उसने उसकी चापलूसी की। मास्टर, मैंने यह आपके लिए बनाया है। डैन ताइक्सुआन ने उसे एक अस्पष्ट मुस्कान दी और मांस का एक टुकड़ा खाया। उसकी आंखें एक बार चमक उठीं। वह चौंक कर बोली, बुरा नहीं है, तुमने स्कूल में उस मोटे आदमी को पीछे छोड़ दिया है। बेशक, मैंने आपके लिए अच्छा खाना बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, वांग टेंग ने गंभीरता से जवाब दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आप पर विश्वास करूं। डैन ताइक्सुआन ने अपनी आंखें घुमाईं। उन सभी को मार डालो। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस एंड OWELLBEIN.com। वांग टेंग द्वारा पहला मांस का टुकड़ा डैन ताइक्सुआन को दिए जाने के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना था। आखिरकार वो उसकी मालकिन थी। कुंग ली बहुत क्रोधित थी। उसने वांग टेंग को ऐसे घूरा जैसे वो उसकी जिंदा खाल उधेड़ना चाहती हो। दुनिया में सबसे बड़ी दूरी आसमान और धरती के बीच नहीं है। ये तब है जब आपके सामने अच्छा खाना होता है लेकिन आप उसे खा नहीं सकते। एक खाने पीने के शौकीन व्यक्ति के लिए यह बहुत क्रूर था। कुंग ली ने वांग टेंग की संकीर्ण मानसिकता का अनुभव किया था। उसे अपने दिल में असहायता की भावना महसूस हुई। वांग टेंग जानता था कि वह खाने की शौकीन है। जब उसने उसके चेहरे पर निराशा के भाव देखे तो उसे हंसी आ गई। उसने अपना सिर हिलाया और असहाय भाव से कहा, चिंता मत करो, मैं और मांस बना रहा हूँ। तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा। तुमने कहा, तुम्हें मेरा पेट भरना चाहिए। कुंग ली को ताजगी महसूस हुई जब उसने अपने सामने मांस को सुनहरा होते देखा। उसने अपना पेट रगड़ा। क्या तुम्हारी कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है? वांग टेंग ने उसका मजाक उड़ाया। कुंग ली ने उसे अनदेखा कर दिया। वह बारबेक्यू किए हुए मांस को गौर से देखती रही। सुनहरे वसा की बूंदें आग की लपटों में गिरती हैं और गर्मी से वाष्पित हो जाती हैं। जल्द ही सुगंधित मांस का एक और बैच आग से बाहर ताजा परोसा गया। त्वचा कुरकुरी थी और मांस नरम था। कुंग ली ने बहुत तेज गति से काम किया। उसने मांस का एक टुकड़ा पकड़ा और गर्मी की चिंता किए बिना सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। हे भगवान, वांग टेंग, तुम्हारा खाना पकाने का हुनर कमाल का है। वह विस्मय में बोली। मांस का बड़ा टुकड़ा बिना ज्यादा चबाए ही उसके पेट में चला गया। अब तुम्हें पता चल गया, वांग टेंग ने गर्व से कहा। कुंग ली ने उसे अंगूठा दिखाया। उसके पास बोलने का समय नहीं था क्योंकि उसने फिर से अपना मुंह मांस से भर लिया था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और बाकी बचा हुआ बारबेक्यू किया हुआ मांस बांट दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवान जुवान ने चुपचाप अपना सूखा राशन रख लिया और शांति से नियूली द्वारा दिया गया मांस का टुकड़ा ले लिया। उसने उसे चुपचाप खा लिया। ये बहुत स्वादिष्ट था। वहां बहुत से लोग थे, इसलिए वांग टेंग ने मांस के 3 राउंड बारबेक्यू किए, इससे पहले कि सभी को फोर्स शेफ वांग द्वारा तैयार फोर्स डिश का स्वाद लेने का मौका मिले। वांग टेंग ने संतुष्ट भावों को देखा और महसूस किया कि उसके प्रयास सार्थक थे। यहाँ के ज्यादातर लोगों को फोर्स शेफ मास्टर द्वारा तैयार फोर्स डिश खाने का मौका कभी नहीं मिला। आज उन्हें आखिरकार मौका मिला और यह मुफ्त भी था। वे बहुत खुश थे। वांग टेंग ने बोनो से प्राप्त स्वादिष्ट शराब भी निकाली और कुंग ली तथा अन्य लोगों के साथ कुछ शराब पी। तुम्हारे पास बहुत सी अच्छी चीजें हैं। युद्ध खत्म होने के बाद तुम्हें उन्हें निकालकर मेरे साथ बांटना चाहिए। यह उन सभी मुफ्त भोजनों का बदला हो सकता है जो मैंने तुम्हें दिए थे। कुंग ली ने संतुष्टि में डकार ली। वांग टेंग ने उसे जवाब दिए बिना मुस्कुरा दिया। यदि आप इसे मुझसे ले सके तो मैं आपके सामने झुकूंगा। उनका पेट भर गया और उन्होंने आग बुझा दी। चांद और तारों की चमक के अलावा उनके चारों ओर केवल अंधेरा था। एक पल पहले सभी निश्चिंत थे, लेकिन उन्हें पता था कि आज रात के बाद उनकी जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में होगी।
हो सकता है कि कल वे जिंदगी का मजा न ले पाए। इंतजार करना यातना थी। आने वाली घटनाएं उनके सामने अपनी छाया डालती हैं। आसमान में काले बादल छा गए थे, मानो तूफान आने वाला हो। माहौल तनावपूर्ण और निराशाजनक था। स्टार मेपल सिटी। पूरा शहर भयावह रूप से शांत था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे प्रतीक्षा करते रहे। येन टोनफेंग और लॉर्ड यांग सेंट्रल कमांड बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। वे सुबह से ही वहां थे। वे कभी नहीं गए। जंगल के किनारे पर डैन ताइक्सुआन एक विशाल पेड़ के शिखर पर अपने हाथों को पीछे की ओर करके खड़ी थी। वह दूर से चुपचाप स्टार मेपल सिटी को देख रही थी। वह पूरे दिन खड़ी रही। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय स्टार मेपल सिटी के आसपास कई एकांत स्थानों पर असंख्य आंखें चुपचाप स्टार मेपल सिटी को घूर रही थीं। धमाका। अचानक एक विस्फोट की आवाज गूंजी। वे यहाँ हैं। ये दो शब्द तुरंत सभी के मन में आए और वे तनाव में आ गए। आसमान में तूफान उठ रहा था। एक अदृश्य शक्ति घने और काले बादलों को मथ रही थी और उछाल रही थी। हवा में विशाल भंवरें बन रही थीं। वहां 5 भंवरें थीं। वे स्टार मेपल सिटी के ऊपर ऐसे बिखरे हुए थे जैसे किसी दूसरी दुनिया से झांकती 5 विशाल शैतानी आंखें हों। 5 आयामी दरारें। येन टोनफेंग और स्टार मेपल सिटी के लोग आसमान में 5 विशाल आयामी दरारों को देखकर गंभीर हो गए। वे अचंभित थे। वांग टेंग ने भी ये दृश्य देखा। उसने गंभीरता से अपने आप से कहा, यह एक बड़े पैमाने पर हमला है। उसके बगल में डैन ताइक्सुआन भावशून्य रही। उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि अंधेरे भूत अभी भी आसपास हैं, तो मानव जाति को कभी शांति नहीं मिलेगी। तो फिर हम उन सभी को मार देंगे, वांग टेंग ने अप्रत्याशित रूप से उत्तर दिया। डैन ताइक्सुआन एक पल के लिए चौंक गई। फिर वह पागलों की तरह हंसी और बोली, ठीक है, उन सभी को मार डालो। किसी कारणवश वांग टेंग भी हंसने लगा। वे 2 मानसिक रूप से बीमार मरीजों की तरह हंसे। कुछ दूरी पर कोंग ली और अन्य मार्शल योद्धा उन दोनों को अचंभित होकर देख रहे थे। क्या वे पागल थे? एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ सेकंड हंसने के बाद वांग टेंग रुक गया। उसने काले काले छेदों को देखा जो लगातार चौड़े होते जा रहे थे। उसे लगभग आसमान से गिरती हुई अनगिनत अंतरिक्षीय आकृतियां दिख रही थीं। वह अब अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया, बेचैनी महसूस कर रहा था। आकाश में आयामी दरारें बनने से पहले जमीन से एक कंपन आया। दूर दूर तक अनगिनत काली आकृतियां जमीन से उठती हुई दिखाई दे रही थीं। वे सुनामी की तरह सभी दिशाओं से स्टार मेपल सिटी की ओर बढ़ रही थीं। गर्जन। आसमान में जंगली जानवरों जैसी चीखें गूंज रही थीं। पूरा शहर घिरा हुआ लग रहा था। भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी। यह एक सर्वनाश की पेंटिंग थी। जब अंधेरे भूत स्टार मेपल सिटी से कुछ 100 मीटर दूर थे, येन टोनफेंग ने गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाया। उसने सख्ती से आदेश दिया, आग लगाओ। धमाका, धमाका, धमाका। अचानक धमाकों की आवाजें आने लगीं। बहुत सारे काले भूत प्रेत विस्फोटकों की चपेट में आकर टुकड़े टुकड़े हो गए। हर जगह काला खून फैल गया। हालांकि ये निम्न स्तर के अंधेरे भूत मौत से नहीं डरते थे। वे चींटियों की सेना की तरह आगे बढ़ते रहे। विस्फोट जारी रहे, जिससे आगे की ओर स्थित काले भूतों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। उनके समूह में दरार दिखाई दी। उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। कोंग ली को थोड़ी राहत महसूस हुई। ये तो बस पहली लहर है। युवेन जुवान ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, हालांकि इसका मतलब है कि हमारी तैयारियां बेकार नहीं हैं। हम इस बार अंधेरे भूतों को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, कोंग ली ने जवाब दिया। एक अच्छी शुरुआत से सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि बमबारी एक कला है। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और गहरी सोच में डूब गया। कोंग ली और अन्य लोग लगभग बेहोश हो गए। क्या ये कला के बारे में बात करने का समय था? रुको, ये कैसी कला बमबारी कर रही थी? इस आदमी के मन में हर समय क्या अजीब विचार आते रहते थे। दूसरी लहर आ रही है, नियू ली ने अचानक कहा। सभी ने शहर की ओर देखा। वास्तव में पीछे से शहर की ओर कई काली छायाएं दौड़ रही थीं। दूर से केवल काले रंग का एक बड़ा धब्बा ही दिखाई दे रहा था। बूम बूम बूम। स्टार मेपल सिटी की दीवारों पर तुरंत धमाके होने लगे। रून हथियारों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अंधेरे भूतों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा था। आमतौर पर इन हथियारों को सैन्य शहर में दूर रखा जाता था। आज आखिरकार उन्हें अपने नुकीले दांत दिखाने का मौका मिल गया।
इनमें से कुछ हथियार पिछले कुछ दिनों में दूसरे सैन्य शहरों से गुप्त रूप से लाए गए थे। नतीजतन पर्याप्त हथियार थे। एक दौर के हमलों के बाद अगला बैच आसानी से अपना काम कर लेता था। अंधेरे प्रेतों को कोई मौका नहीं दिया गया। वे मानव जाति के लिए लड़ रहे हैं। तोपों की गर्जना और तीखी और डरावनी चीखें पूरे शहर में गूंज रही थीं। अनगिनत काले भूतों के क्षत विक्षत शव मैदानों पर बिखरे पड़े थे। काला खून जमीन में समा गया और मिट्टी काली हो गई। यह एक भयानक दृश्य था। अंधेरे प्रेत लगातार लहर दर लहर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी संख्या के बल पर रक्षा की पहली परत को तोड़ दिया और स्टार मेपल सिटी के करीब आते रहे। उनमें विवेक नहीं था। उनकी प्रवृत्ति आदेशों का पालन करने और सबसे निचले स्तर पर रहने की थी। वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते थे। इसके अलावा वे जीवन और मृत्यु के कगार पर थे, इसलिए वे न तो जीवित थे और न ही मृत। मनुष्य के लिए उनकी उपस्थिति से निपटना कठिन था। अंधेरे प्रेतों की सेना के पीछे कई उच्च स्तरीय अंधेरे प्रेत युद्ध को उदासीनता से देख रहे थे। पिशाचों में से एक ने अपनी पीठ के पीछे पंख फैलाए और हवा में मंडराता रहा। उसके होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। ऐसा लगता है कि हमारा जासूस विफल हो गया। मनुष्य तैयार हैं। मनुष्य वास्तव में बेकार हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और ऊंचे और मांसल विशालकाय भूत ने घृणा से कहा, हे, भले ही वे तैयार हों, इससे उनकी किस्मत नहीं बदलेगी। पूरा शहर हमारे द्वारा कत्ल कर दिया जाएगा। पिशाच की आंखों में लाल चमक दिखाई दी। उसकी हंसी डरावनी थी। विशाल प्रेत भी हंसा। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में 5 आयामी दरारों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति कट्टर थी। आयामी दरारें लगभग पूरी हो चुकी हैं। सर जल्द ही इस दुनिया में उदय होंगे। मैंने सुना है कि ब्लैक इंक्यूबस पर्वत से सर भी आ रहे हैं। पिशाच अंधेरे प्रेत ने एक घृणित मुस्कान दी। क्या वो सर भी आ रहे हैं? जब उस विशाल प्रेत ने ये भयावह समाचार सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह डर गया। तुम्हें किस बात का डर है? क्या सर तुम पर हमला करेंगे? पिशाच अंधेरे प्रेत ने उपहास किया। विशालकाय प्रेत को अजीब लगा। सर का नाम सुनते ही वह डर गया। कितनी शर्मनाक बात है। उसने अपने खुरदुरे और गंजे सिर को छुआ और अजीब तरह से हंसा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं चौंक गया था। मुझे नहीं पता था कि सर खुद आएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम कई सालों से इन मनुष्यों द्वारा आयामी दरारों के दूसरे छोर पर अवरुद्ध हैं। हमारे ऊपर बैठे सर अधीर हो रहे हैं। इस बार हमें उनके सैन्य शहर को नष्ट करना होगा और इन बेवकूफ मनुष्यों को बताना होगा कि हम अंधेरे प्रेत को रोका नहीं जा सकता। पिशाच अंधेरे प्रेत ने गर्व से कहा। विशालकाय प्रेत ने सिर हिलाया। वह बेचैन लग रहा था। क्या अब हमें चलने का समय आ गया है? चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। निम्न स्तर के अंधेरे प्रेत को कुछ और राउंड हमला करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि मनुष्य हमें कितने समय तक रोक सकते हैं। पिशाच अंधेरे प्रेत ने अपना सिर हिलाया। उसी समय वांग टिंग ने डैन ताइक्सुआन से कहा, हमने जो तैयारी की है उसके आधार पर स्टार मेपल सिटी लंबे समय तक विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकती है। डैन ताइक्सुआन उदास हो गई। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, अंधेरे प्रेत पूरे क्रोध में हमला कर चुके हैं। हमने उनके दृढ़ संकल्प को कम करके आंका है। उसकी आंखों में चिंता थी। ये स्थिति उसकी उम्मीद से परे थी। वांग टेन चुप रहा और सामने युद्ध के मैदान को गौर से देखता रहा। यिन तोनफेंग और लॉर्ड यांग केंद्रीय कमान भवन की छत पर खड़े होकर शहर पर छा रहे अंधेरे प्रेतों के अंतहीन झुंड को देख रहे थे। रक्षा पंक्ति सक्रिय हो गई थी। उन्होंने स्टार मेपल सिटी की रक्षा के लिए एक मजबूत और मोटी अर्धवृत्ताकार पीली ढाल बनाई। तोपें लगातार फायर कर रही थीं। हालांकि वहां बहुत सारे काले भूत थे। वे चींटियों के पहाड़ की तरह थे। कई अंधेरे प्रेत तोपों के हमलों से बचने में कामयाब रहे और शहर के नीचे आ पहुंचे। निम्न स्तर के अंधेरे प्रेत रक्षा कवच पर हमला करने लगे, जिससे ढाल पर लहरें दिखाई देने लगीं। वे बहुत कमजोर थे, इसलिए वे तुरंत रक्षा कवच को तोड़ नहीं पाए। शहर की दीवारों पर सैनिकों की कतारें इकट्ठी हो गईं। उनके हाथों में रून बंदूकें थीं। उन्होंने अंधेरे प्रेतों के महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना साधा और उन पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिकाधिक संख्या में अंधेरे प्रेत शहर की दीवारों तक पहुंचने में सफल होते गए। सुरक्षा कवच पर दबाव बढ़ता गया। अंधेरे भूतों के झुंड के पीछे पिशाच अंधेरा भूत भयानक रूप से मुस्कुराया। उसने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराया। चलो चलते हैं।
एक क्षण में ही उसके पीछे कई परछाइयां निकल आई और उनके मुंह से उत्साह से चीखें निकल रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ हवा में उड़ गए जबकि अन्य जमीन पर भाग गए। वे नीचे की ओर स्थित अंधेरे भूतों को पार करके बिजली की गति से आगे बढ़े और तीखे भालों की तरह रक्षा कवच पर हमला कर दिया। केंद्रीय कमान भवन के ऊपर यिन तोनफेंग ने उदास चेहरे के साथ चुपचाप अपना हाथ हिलाया। बूम बूम बूम। मारना। एक ठंडी गर्जना सुनाई दी। कई आकृतियां स्टार मेपल सिटी से बाहर निकली और उच्च स्तरीय अंधेरे भूतों से लड़ने लगीं। हर जगह बल विस्फोट हुए, शोर बहरा कर देने वाला था। मानव मार्शल योद्धाओं ने अंततः कार्रवाई की थी। जंगल में वांग टेंग ने गंभीरता से पूछा, क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? अभी समय नहीं आया है, डैन ताइक्सुआन ने उदासीनता से उत्तर दिया। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक शरीर आकाश से नीचे गिरा। वह व्यक्ति जमीन पर मौजूद काली छायाओं में डूब गया। पीड़ा की चीखें हवा में गूंजने लगीं और एक सेकंड में ही बंद हो गईं। वह 5 सितारा सैनिक स्तर का मानव मार्शल योद्धा था। वह इस युद्ध में बलिदान होने वाला पहला मानव मार्शल योद्धा था। पहले के बाद दूसरा भी आया। मौत तेजी से फैली। उच्च स्तरीय अंधेरे प्रेत अधिक प्रतिभाशाली थे। उनकी युद्ध शक्ति और शारीरिक स्थिति उनके मानव समकक्षों से बेहतर थी। मनुष्य ये जानते थे, लेकिन वे निडर रहे और उन्होंने अपनी मृत्यु को निडरता से गले लगा लिया। वे मानव जाति के लिए लड़ रहे थे। वांग टेंग पेड़ की चोटी पर खड़ा होकर दूर से युद्ध देख रहा था। हालांकि धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक दुष्टता भरी आभा उभर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। वह अभी उनकी मदद करना चाहता था। अगर वह सिर्फ एक काली प्रेत को भी मार देता तो भी उसके दिल की पीड़ा शांत हो जाती। लेकिन वह जानता था कि उसे हिलना नहीं चाहिए। वे इस दिन के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। अगर वह चला गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हर कोई इंतजार कर रहा था। वह अकेला पीड़ित नहीं था। दरअसल सैनिक के तौर पर कई लोगों को पता था कि वे मर जाएंगे, फिर भी वे अग्रिम मोर्चे पर लड़े। क्या वे मूर्ख थे? क्या उनका दिमाग खराब हो गया था? नहीं, उन्हें बस यही उम्मीद थी कि भविष्य में उनके परिवारों को इस भयानक आपदा का सामना न करना पड़े। अपने परिवार की खातिर वे इसके परिणामों को सहने के लिए तैयार थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। धमाका। अचानक आसमान से एक जोरदार धमाका हुआ। NO12BN.CO। सभी ने ऊपर देखा। ऐसा लग रहा था कि 5 आयामी दरारें अपनी सीमा तक पहुंच गई हैं और अब और विस्तार नहीं कर सकती। वे धीरे धीरे घूमने लगीं। आयामी दरारें समाप्त हो गईं। बुराई और भयावह आभा दरारों से निकलकर इस दुनिया में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग किसी सम्मोहन में चले गए हैं। उन्होंने 5 विशाल खंभों को पीछे हटते देखा। उनकी स्थिति 5 आयामी दरारों के साथ मिल खा रही थी। यह एक हाथ है। किसी ने अविश्वास में चिल्लाया। उसका गला सूख गया। आयामी दरारें एक हाथ से बनाई गई थीं। ऐसा किसने सोचा होगा? बहुत से लोग उस हाथ को देखकर डर गए। वे डर से कांप उठे। वांग टेंग की निगाहें झिलमिला उठीं। उसे अभी भी वह लाल आंख याद थी जो आयामी दरार से झांक रही थी। यांग शहर में अंधेरे भूतों के आक्रमण के दौरान दूसरे छोर से जिंगबू महाद्वीप पर जासूसी कर रही थी। उस समय आकाश को थामने लायक एक बड़ा हाथ आयामी दरार को पार कर गया था और 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को बचा लिया था। शैतान भगवान। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने खुद से कहा। 1000 थंडर विनाश सरणी सक्रिय करें। वांग टेंग ने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि भविष्य में जब शैतान देवता उनकी दुनिया में उतरेंगे तो मनुष्यों की निराशा क्या होगी। इसकी एक झलक ही असंख्य साधारण लोगों, यहाँ तक कि योद्धाओं को भी अपना दिमाग खोने के लिए पर्याप्त थी। यह एक हाथ से आयामी दरारें बना सकता है और कई अंधेरे प्रेत को उनकी दुनिया में आने दे सकता है। क्या मनुष्य ऐसी विकराल उपस्थिति का प्रतिरोध कर सकेंगे? सौभाग्य से ये वर्तमान में दुनिया भर में घूमने में सक्षम नहीं था। इसका शरीर एक सामान्य आयामी दरार को सहन करने के लिए बहुत शक्तिशाली लग रहा था। फिर भी हर कोई अभी भी चिंतित था। वे जानते थे कि एक दिन शैतान भगवान व्यक्तिगत रूप से आएंगे। इस समय आयामी दरारों के माध्यम से कई अंधेरे प्रेत प्रकट हुए। वे 5 आयामी दरारों से गिर गए और स्टार मेपल सिटी के ऊपर उतर गए। वे काले उल्कापिंडों की तरह रक्षा कवच पर टूट पड़े। धमाका, धमाका, धमाका।
ये आकृतियां रक्षा कवच से टकराईं और जोरदार टक्करें हुई। इससे पहले ही अंधेरे प्रेतों के हमलों से रक्षा कवच पर दरारें पड़ चुकी थीं। अब लगातार टूट फूट कर दरारें और बड़ी हो गई हैं। कांच टूटने की आवाजें गूंज रही थीं, तीखी और साफ। पीछे हटना, यिन तोनफेंग ने आदेश दिया। उसकी ऊंची आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। शहर की दीवारों पर तैनात सैनिक जब ये बात सुनते हैं तो तुरंत शहर के मध्य में एकत्रित हो जाते हैं। निम्न स्तरीय अंधेरे प्रेत के पीछे पिशाच अंधेरे प्रेत ने भौहें सिकुड़ी। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे हमसे डरते हैं? विशालकाय प्रेत खुशी से हंसा। बेवकूफ, प्रश्नवाचक चिन्ह। पिशाच ने उसे चुपके से डांटा। उसने उलझन में स्टार मेपल सिटी को देखा। मुझे बुरा लग रहा है। चिंता मत करो, सर पहले से ही यहाँ है और उस सैन्य शहर का सुरक्षा कवच ढहने के कगार पर है। जल्द ही ये टूट जाएगा। मनुष्य तो बस भेड़ के बच्चे हैं जो वध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, विशाल प्रेत ने कहा। पिशाच को कुछ सूझा और उसका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। यह आदमी सही कह रहा है। चाहे ये इंसान कितने भी चालाक क्यों न हो, एक बार सर आ गए तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। उसने अपने दिल में पल रहे बुरे ख्यालों को दूर भगा दिया और खुद को बहुत ज्यादा शक्ति होने के लिए मजाक बनाया। वह ऐसा कब बन गया? यह उसकी आदत नहीं थी। सौभाग्य से उसने अपने विचार प्रकट नहीं किए। यदि ऐसा नहीं होता तो वह विशालकाय व्यक्ति उस पर हंसता। सर यहाँ है, चलो चले, विशाल प्रेत ने कहा। पिशाच ने सिर हिलाया। उसने अपने पंख पीछे से फड़फड़ाए और आगे की ओर भागा। विशालकाय प्रेत उसके पीछे पीछे आ गया। 5 आयामी दरारों के नीचे शक्तिशाली आभा वाले अनेक काले भूत दिखाई दिए। वे अलग अलग आकार और साइज में आए थे। वहां पिशाच, भेड़ के सिर वाले राक्षस, लाइकन और कई अन्य थे। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल, जिसे वांग तेन जानता था, भी उनमें से एक था। NOBEIN.CO। ज़ुर्स, ये तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका है। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। भेड़ के सिर वाला काला भूत हंसा। हम्फ, ज़ुर्स ने नाक भान सिकोड़ी। उसने तिरस्कार से जवाब दिया, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। भेड़ के सिर वाली काली प्रेत सबा ने उपहास किया। फिर वह गंभीर हो गया और बोला, ब्लैक इनक्यूबस माउंटेन वाला रास्ते में है। हम पहले निकलेंगे। चलो सर के सामने खुद को मूर्ख न बनाएं। भयानक लाइकन डार्क प्रेत साइल मुस्कुराया अपने भयानक नुकीले दांत दिखाते हुए। उसने कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आओ मजा लें। अंधेरे प्रेत एक दूसरे को देखकर पागलों की तरह हंसने लगे। फिर वे नीचे स्टार मेपल सिटी की ओर दौड़ पड़े। बूम बूम बूम। उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और अपने शरीर की ताकत से रक्षा कवच को तोड़ दिया। जोरदार टक्करें सुनी गईं। टकराना। रक्षा कवच अब भयावह हमलों का सामना नहीं कर सका। ये तुरंत ढह गया और कई बल के टुकड़ों में बिखर गया। टुकड़े हवा में बिखर गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। सामान्य मंच पर उपस्थित अंधकार में प्रेत क्रूरतापूर्वक हंसने लगे। मारना। सभी मनुष्यों को मार डालो। अपने हाथों की एक लहर के साथ निम्न स्तर के अंधेरे प्रेतों के झुंड स्टार मेपल सिटी पर हमला कर दिया। काले भूतों ने शहर में तबाही मचा दी। पलक झपकते ही उन्होंने पूरे शहर को भर दिया और बेतहाशा जीवित प्राणियों की तलाश करने लगे। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। पिशाच, काला प्रेत और विशालकाय प्रेत तेजी से आगे बढ़े और 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल और हवा में मौजूद अन्य काले प्रेतों से जा मिले। महोदय, दोनों अंधेरे प्रेत घुटनों के बल बैठे और अपने सामने सामान्य मंच पर खड़े अंधेरे प्रेतों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। भेड़ के सिर वाली काली प्रेतात्मा सबा ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और भौहें सिकोड़ ली। मुझे कोई मानवीय आभा महसूस नहीं हो रही है। पिशाच का काला भूत चौंक गया। उसे वही बुरा पूर्वाभास हुआ जो उसे पहले भी हुआ था। सर, 1 सेकंड पहले ही तो लोग शहर में थे, उसने उत्तेजित होकर उत्तर दिया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब वे कहाँ हैं? सबा ने पूछा। पिशाच अंधेरे प्रेत का दिल कांप उठा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या हुआ? सच बोलो। ज़ुर्स ने भौहें सिकोड़ी और गुस्से से चिल्लाया। लगता है इंसानों को हमारी योजना का पता चल गया है। वे पिशाच के माथे पर ठंडा पसीना टपक रहा था। वह कांप रहा था। उनके बारे में क्या? सबा ने भावशून्यता से पूछा। वे भाग गए होंगे। पिशाच अंधेरे प्रेत की आवाज में अनिश्चितता थी। वह अभी भी आशावान था। अगर उन्हें भागना होता तो वे बहुत पहले ही भाग गए होते। वे हमारे आने का इंतजार क्यों करेंगे?
इससे पहले कि लाइकन डार्क प्रेत साइल बोलना समाप्त कर पाता, अन्य सामान्य मंच डार्क प्रेत स्थिति को समझ गए। ओह नहीं, पीछे हटना। जल्दबाजी में सामान्य मंच पर मौजूद अंधेरे प्रेतों को सोचने का समय ही नहीं मिला। वे सीधे आसमान में उड़ गए। चूंकि आप यहाँ हैं, कृपया रुकें। चारों ओर से ठंडी और भयावह आवाजें गूंज रही थीं। 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे सक्रिय करें। चिल्लाहट के बाद स्टार मेपल सिटी के विभिन्न कोनों से 12 बैंगनी किरणें आकाश में चमक उठीं। धमाका। तेज धमाकों के साथ 12 बिजली की छड़ें धीरे धीरे ऊपर उठीं। टकराना। जब सामान्य मंच पर उपस्थित अंधकार में प्रेत भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें अचानक एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। रून सरनी। सबा की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह बीच हवा में रुक गया और अपने आसपास का नजारा देखा। 12 बिजली की छड़ों पर 12 बुजुर्ग बैठे थे। वे सामान्य मंच पर मौजूद अंधेरे भूतों को निडरता से देख रहे थे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हमेशा यही रहें, मास्टर स्तर के रून मास्टर्स ने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़े साथी, आपको लगता है कि आप हमें रख सकते हैं? जुर्ज ने तिरस्कार में कहा। हम इसे तोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि हम इस बेवकूफ रून सरनी को नष्ट नहीं कर सकते, साइल ने अपनी गर्दन को मोड़ा और क्रूरता से कहा। धमाका। इसी समय आकाश में गड़गड़ाहट हुई। बिजली की मोटी चमक नीचे गिरी, हवा को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। वे सीधे सामान्य मंच पर मौजूद अंधेरे भूतों पर निशाना साध रहे थे, जो अपने साथ भयानक शक्ति लेकर चल रहे थे। बिजली तत्व सरनी। सामान्य मंच पर मौजूद अंधेरे प्रेतों के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्होंने सहज रूप से बिजली के बोल्ट से बचने का विकल्प चुना। बिजली जमीन पर गिरी। जमीन पर मौजूद निचले स्तर के काले भूत इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनमें से एक बड़ा हिस्सा एक पल में साफ हो गया। जो कुछ बचा था, वह था कई बड़े छेद और उनके आसपास क्षत विक्षत और जले हुए शव। अरे, ये तो बिजली का एक जाल है। सबा के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं। उस